भारतीय हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉडस्टर जिसने छोटा मोटा नहीं बल्कि 8 से 9 हज़ार करोड़ का बड़ा स्कैम किया, जिस किंगफिशर की वजह से विजय मल्ल्या को इतनी ज्यादा हाइप और सक्सेस मिली, लेकिन कैसे यही नाम आगे चलकर विजय मल्ल्या का सबसे बड़ा डाउनफॉल का कारण भी बना। जिसके पास एक समय पर अंबानी से भी ज्यादा पैसा हुआ करता था, जिसकी खुद की एक एयरलाइन थी, लेकिन आगे चलकर ऐसा क्या हुआ कि उसी एयरलाइन की वजह से विजय मल्ल्या को भारत छोड़कर भागना पड़ा। तो क्या है पूरी कहानी ऑफ विजय मल्ल्या की, जानते हैं आज की इस वाली वीडियो में। Vijay Mallya's 9,000 crore rupees bank fraud case in Mumbai Special Court today. बैंकों से लोन लेकर देश से भाग चुका बिजनेसमैन विजय माल्या को ब्रिटेन की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है। माल्या की आलीशान प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है, जिनकी कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में। आजादी के समय में जब इंडिया के अंदर अंग्रेजों का राज था, तब इंडिया के अंदर काफी सारी कंपनीज थी जो बियर बनाती थी। लेकिन इसी टाइम पर क्या होता है कि ये जो सारी कंपनीज थी उनका एक यूनाइट बन जाता है और उसका नाम रखा जाता है यूनाइट ब्रेवरीज ग्रुप। लेकिन इसी समय पर एक इंसान की एंट्री हो जाती है जो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा था और वेल एजुकेटेड था, जिसको ये बात उस वक्त समझ में आ जाती है कि कुछ हो ना हो आगे चलकर यूनाइट ब्रेवरीज ग्रुप ये जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा पैसा बना लेगी। तो ये जो आदमी था उसने यूबी ग्रुप में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसने यूबी ग्रुप में इतना पैसा इन्वेस्ट किया कि कुछ सालों के बाद ये इस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर भी बन जाता है। और जब 1947 में अंग्रेज इंडिया छोड़कर जाने लगते हैं, तो उस वक्त जाते जाते वो इस 22 साल के लड़के को इस कंपनी की पूरी कमान सौंप देते हैं, क्योंकि यूबी ग्रुप कंपनी के मेजर शेयर्स इसके पास थे। इसकी वजह से ये 22 साल का लड़का 1948 में यूबी ग्रुप कंपनी का चेयरमैन भी बन जाता है। और अगले 4-5 सालों में एक कंपनी काफी ज्यादा ग्रोथ भी करती है। और एक तरफ ये लड़का अपने बिजनेस को काफी अच्छी तरीके से संभाल रहा था और दूसरी तरफ इसकी शादी ललिता रामलाल से हो जाती है। और इस लड़के का नाम था माल्या, विट्ठल माल्या, जो विजय मल्ल्या के पिता थे। और इसके ठीक एक साल बाद यानी कि 18 दिसंबर 1955 को विट्ठल माल्या को एक बेटा होता है, उसका नाम रखा जाता है विजय मल्ल्या। विजय मल्ल्या का बचपन तो काफी ज्यादा अच्छा गुजरता है, क्योंकि इतने अमीर घर में उसका जन्म हुआ था कि विजय मल्ल्या को कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस ही नहीं हुई। विजय मल्ल्या जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे विट्ठल मल्ल्या अपने बिजनेस को भी ग्रो कर रहे थे। विट्ठल मल्ल्या ने यह सोच कर रखा था कि आगे चलकर उनके बाद उनका जो अंपायर है उसको तो उनका बेटा ही संभालेगा, यानी कि विजय मल्ल्या ही संभालेगा। जिसकी वजह से विट्ठल मल्ल्या ने विजय मल्ल्या को काफी यंग एज में ही अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से 1970 में विट्ठल मल्ल्या विजय मल्ल्या को बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ सिखाने के लिए यूएस भेज देते हैं, जहां विजय मल्ल्या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेते हैं। और इसके बाद विजय मल्ल्या फिर से इंडिया में वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद विजय मल्ल्या यूबी ग्रुप के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे करके विजय मल्ल्या बिजनेस को संभालने लगते हैं। आपको बता दूं कि यूबी ग्रुप के कई सारे बिजनेसेस थे, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा जो अर्निंग हो रही थी वो अल्कोहल की वजह से ही हो रही थी। ये बात तो विजय मल्ल्या को बहुत पहले ही पता चल चुकी थी। लेकिन 1977 में इंडिया के अंदर नई गवर्नमेंट बन जाती है, जो साल 1977 में अल्कोहल को इंडिया के अंदर बैन करवा देती है, जिसकी वजह से इंडिया में जितने भी बड़ी बड़ी अल्कोहल की कंपनीज थी वो बंद होना शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ विजय मल्ल्या और विट्ठल मल्ल्या का यह मानना था कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट अल्कोहल को इस तरीके से ज्यादा दिन तक बैन नहीं रख पाएगी, इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो जरूर निकलेगा। और इसी वक्त ये दोनों जो बाकी अल्कोहलिक कंपनीज थी जो अपने एसेट्स को काफी सस्ते दामों में बेच रही थी, उनको खरीदना शुरू कर देते हैं। और आगे चलकर कुछ ही समय बाद इन दोनों ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है और फिर से इंडिया के अंदर गवर्नमेंट अल्कोहल को फिर से अलाउ कर देती है। और यही जो टाइम था जिसके बाद यूबी ग्रुप ने बहुत ज्यादा पैसा भी बनाया और काफी ज्यादा ग्रोथ भी करी। लेकिन फिर आता है साल 1978, जब विजय मल्ल्या मोहन मेकिंग जो अल्कोहलिक कंपनी मार्केट में उस वक्त काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, उसके अगेंस्ट विजय मल्ल्या एक बियर को लॉन्च कर देते हैं, जिसका नाम रखा जाता है किंगफिशर। और इसके बाद विजय मल्ल्या और विट्ठल मल्ल्या ये दोनों यूबी ग्रुप के साथ साथ किंगफिशर को भी आगे बढ़ा रहे थे। इनका बिजनेस भी काफी ज्यादा अच्छा ग्रो भी कर रहा था। लेकिन तभी आता है कहानी में एक ट्विस्ट। साल था 1983, जब विजय मल्ल्या कुछ काम के चलते न्यूयॉर्क गए हुए थे। तभी मुंबई में कैथे पैसिफिक एयरलाइन की एक कॉकटेल पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में विजय मल्ल्या के पिता विट्ठल मल्ल्या भी शामिल हुए थे। तब अचानक से विट्ठल मल्ल्या को वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं पर उनकी इंस्टेंट डेथ भी हो जाती है। विट्ठल मल्ल्या की डेथ होने के बाद साल 1983 में विजय मल्ल्या को यूबी ग्रुप का चेयरमैन बना दिया जाता है। और चेयरमैन बनने के बाद विजय मल्ल्या को ये बात तो समझ में आ गई थी, यूबी ग्रुप का जितना भी प्रॉफिट बन रहा है वो सिर्फ अल्कोहल की वजह से ही बन रहा है। तो विजय मल्ल्या क्या करता है कि पूरा अपना जो फोकस है वो पूरी तरीके
से अल्कोहल पर ही लगा देता है, जिसमें विजय मल्ल्या विस्की ब्रांड पर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि विस्की एक ऐसा ब्रांड है जो इंडिया के अंदर ऑल सीजन चलता है, जिसमें विजय मल्ल्या ने स्प्लेंडर और रॉयल रिसोर्स जैसे ब्रांड्स को विस्की के अंदर लॉन्च कर दिया। और इसको बड़ा ब्रांड बनाने के लिए विजय मल्ल्या ने काफी बड़ी मार्केटिंग भी करी और इसके अंदर काफी बड़ा पैसा भी लगा दिया। लेकिन आगे चलकर अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ब्रांड्स भी फेल हो जाते हैं। इसके बाद ऐसा बोला जाता है कि ऐसा ही चलता रहा विजय मल्ल्या एक न एक दिन यूबी ग्रुप को डुबा देगा। बेहतर यही होगा कि विजय मल्ल्या को चेयरमैन पोजीशन से हटा देना चाहिए, लेकिन विजय मल्ल्या इन सभी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और फिर से किंगफिशर को एक बड़ा ब्रांड बनाने के लिए काम पर लग जाता है, जिसमें विजय मल्ल्या ये जो किंगफिशर बियर थी उसको इंडिया के हर एक स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण उन्होंने किंगफिशर का डिस्ट्रीब्यूशन पावर इंडिया के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। और दूसरी चीज विजय मल्ल्या ने एक करे कि किंगफिशर जो बॉटल थी उसको बनाने में कंपनी को बहुत ज्यादा खर्चा आता था, जिसकी वजह से कंपनी को इतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो पा रहा था। जिसके सोल्यूशन में विजय मल्ल्या क्या करता है कि ये जो बियर थी उसको एक प्लास्टिक के कैन में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ साथ विजय मल्ल्या क्या करता है कि किंगफिशर जो बियर है उसके अंदर जितना अल्कोहल आता है उसका परसेंटेज बढ़ाकर 8% तक कर देता है, जिसकी वजह से किंगफिशर जो बियर थी वो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर और काफी ज्यादा पसंद की जाने वाली बियर बन जाती है। 2001 आते आते विजय मल्ल्या किंगफिशर को इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड भी बना देता है और आगे चलकर विजय मल्ल्या कुछ सालों में ही किंगफिशर को टॉप पर लाकर खड़ा कर देता है। और बाकी जो लोग बोल रहे थे कि विजय मल्ल्या कंपनी नहीं चला सकता, विजय मल्ल्या कंपनी को तो डुबा देगा, उन सब के मुंह पर विजय मल्ल्या ने एक बड़ा तमाचा मारा था। लेकिन विजय मल्ल्या यही नहीं रुकता, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंडिया के अंदर अल्कोहल बेचना है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट में होना कितना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इंडिया के अंदर अल्कोहल बेचना मुमकिन ही नहीं है। जिसकी वजह से विजय मल्ल्या पॉलिटिक्स को भी ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद विजय मल्ल्या का पॉलिटिकल कनेक्शन भी बहुत ज्यादा तगड़ा और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी विजय मल्ल्या यहीं पर रुकने का नाम नहीं लेता और इसके बाद विजय मल्ल्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था, यानी कि किंगफिशर एयरलाइन को शुरू करने की ठान लेता है। 15 नवंबर 2004 को विजय मल्ल्या क्या करता है कि अपने कंपनी के बेस्ट एक्सपीरियंस सीईओ ऑफ यूबी ग्रुप रवि नेडुंगडे को कॉल लगाता है और कहता है कि हम अगले साल किंगफिशर एयरलाइन को शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए हमें काम शुरू कर देना है। और ये सब सुनने के बाद जो सीईओ थे वो भी काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। और इसके तुरंत बाद विजय मल्ल्या बैंकों के साथ कॉल मीटिंग अरेंज करवाता है और लोन की बात करना शुरू कर देता है, लेकिन विजय मल्ल्या को बैंक की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। उस वक्त विजय मल्ल्या को कोई भी बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, फिर भी विजय मल्ल्या रुकता नहीं है और वो कहता है कि मैं बिना लोन के ही एयरलाइन शुरू कर दूंगा। और इसके बाद विजय मल्ल्या अपने स्टाफ के साथ एक मीटिंग अरेंज करवाता है और उसमें कहता है कि ठीक आज से 1 साल बाद यानी कि 7 मई 2005 को उनका जो बेटा था सिद्धार्थ मल्ल्या उसका जन्मदिन था, इसी मौके पर हम किंगफिशर एयरलाइन को लॉन्च कर देंगे। उसके बातें सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन अब फैसला हो चुका था तो विजय मल्ल्या ये काम जरूर करेगा ही करेगा। और एयरलाइन शुरू करने के लिए विजय मल्ल्या खुद से 400 करोड़ रुपए का बड़ा अमाउंट तुरंत इन्वेस्ट कर देता है और सभी को काम पर लगने के लिए बोल देता है। और ठीक 1 साल बाद यानी कि 9 मई 2005 को किंगफिशर एयरलाइन लॉन्च भी हो जाती है, यानी कि विजय मल्ल्या के बेटे के बर्थडे के ठीक 2 दिन बाद। किंगफिशर एयरलाइन लॉन्च होने के बाद इसकी काफी ज्यादा हाई लेवल पर एडवर्टाइजमेंट भी की जाती है। हर तरफ विजय मल्ल्या की किंगफिशर एयरलाइन की ही बातें चलने लगती हैं। किंगफिशर एयरलाइंस के फ्लाइट्स में उस वक्त डिजिटल स्क्रीन भी लगवाए गए थे और उस वक्त जो फ्लाइट में खाना मिलता था वो भी काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का रहता था। इन सब के अलावा जो फ्लाइट्स में एयर हॉस्टेजेस होती थी वो भी किसी बॉलीवुड एक्टर से कम नहीं होती थी। इसी वजह से हर तरफ किंगफिशर एयरलाइन की ही बातें चलती रहती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी, इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी देने के बाद भी किंगफिशर एयरलाइन को 1 भी रुपए का प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ये सब कुछ छोड़कर विजय मल्ल्या इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का सोच लेते हैं, लेकिन एक रूल है, अगर किसी एयरलाइन को इंटरनेशनल फ्लाइट चलानी है तो कम से कम उस एयरलाइन को 5 सालों तक डोमेस्टिक फ्लाइट ही चलानी पड़ेगी, जिसकी वजह से विजय मल्ल्या का ये प्लान भी फेल होता हुआ दिख रहा था। लेकिन उस वक्त मार्केट में एयर डेक्कन नाम की एयरलाइन थी, वो भी उस वक्त इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, जो बहुत कम प्राइस में आपने टिकट बेचती थी। तो विजय मल्ल्या क्या करते कि एयर डेक्कन एयरलाइन को खरीदने की सोचते और खरीद भी लेते। इसको खरीदने के बाद इसका नाम रखा जाता है किंगफिशर रेड। लेकिन विजय मल्ल्या इस एयरलाइन को मॉडिफाई करके इसको भी एक्सपेंसिव बना देते हैं, जिसकी वजह से इस फ्लाइट के टिकट्स भी किंगफिशर एयरलाइन की तरह महंगे हो जाते हैं। जिसके बाद इंडिया के लोग इसको भी छोड़कर दूसरे एयरलाइंस थी जो सस्ते में टिकट देते थे उनके पास जाना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर भी फिर से किंगफिशर को काफी बड़े फेलियर का सामना करना पड़ता है। और 2005 से लेकर 2008 तक किंगफिशर एयरलाइन सिंगल डे का प्रॉफिट तक नहीं बना पा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ विजय मल्ल्या प्लेन्स पर प्लेन्स खरीदे जा रहा
था और 2010 में विजय माल्या फिर से SBI से 1600 करोड़ रुपए का लोन ले लेता है और फिर से विजय माल्या बोइंग 777 को भी खरीद लेता है और अब तक विजय माल्या ने कई सारे बैंकों से लोन ले लेकर 8000 करोड़ से भी ज्यादा लोन ले रखा था। और दूसरी तरफ ये जो लोन्स लिए जा रहे थे किंगफिशर एयरलाइंस के लिए उसकी कॉस्टिंग तो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन प्रॉफिट अभी भी 0 ही था, जिसकी वजह से किंगफिशर के साथ जो बड़े बड़े वेंडर्स काम कर रहे थे उनका पेमेंट देना ही विजय माल्या बंद कर देता है, जिसकी वजह से एचपी पेट्रोल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी विजय माल्या के साथ काम करना ही बंद कर देती है। और इसके अलावा एयरपोर्ट वाले भी किंगफिशर एयरलाइन को लैंड करने से पहले एडवांस पेमेंट लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि किंगफिशर एयरलाइन वाले क्या करते थे, अपना प्लेन तो लैंड करवा देते थे लेकिन एयरपोर्ट्स वालों को उनका पेमेंट ही नहीं करते थे। और इतना ही नहीं, किंगफिशर एयरलाइन वालों ने स्टाफ का पेमेंट करना भी धीरे धीरे बंद कर दिया, जिसकी वजह से किंगफिशर एयरलाइन हर तरफ से फंसे जा रही थी, जिसकी वजह से 2009 में किंगफिशर एयरलाइन को एक साल के अंदर ही 400 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद विजय माल्या जो गवर्नमेंट का 150 करोड़ रुपए का टैक्स है वो भी नहीं दे पाता। इतना सब कुछ करने के बाद भी और इतना सब कुछ होने के बाद भी विजय माल्या को कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था और बात यहाँ तक आ गई थी कि लोगों को डर लगने लगा था कि विजय माल्या ने जिस बैंकों से लोन लिया है वो बैंक आगे चलकर कहीं बंद ना हो जाए। और इन सब में बहुतों का कहना था कि विजय माल्या को लोन देने में गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, जिसमें मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम इन्होंने विजय माल्या को लोन लेने में बड़ी हेल्प करी है। इतना सब कुछ होने के बाद आखिरकार साल 2012 में किंगफिशर के जितने भी अकाउंट्स थे उनको सील कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग किंगफिशर में काम कर रहे थे वो सभी लोग अनएम्प्लॉयड बन जाते हैं। और इसी वक्त विजय माल्या इंडिया से भागने की तैयारी करना शुरू कर देता है और फाइनली 2 मार्च को विजय माल्या दिल्ली के एयरपोर्ट पहुंचता है और जेट एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 9W122 पकड़कर दिल्ली से 55 सूटकेस और अपनी एक फीमेल गर्लफ्रेंड के साथ भाग जाता है। और इसी तरह से विजय माल्या इंडिया के साथ 8000 से 9000 करोड़ का बड़ा फ्रॉड करके लंदन भाग जाता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम विजय माल्या को जल्द ही इंडिया वापस ले आएंगे और इन सब में जिन जिन का पैसा डूबा है उनको विजय माल्या की प्रॉपर्टी बेचकर उनका पैसा रिकवर करके देंगे। लेकिन बस अब देखना ये है कि विजय माल्या को कब इंडिया लाया जाता है। और ये वाली वीडियो आपको जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अगला वीडियो हम किसी टॉपिक पर बनाएं हमें कमेंट में जाकर जरूर से बता देना।